Yes. Yes. Just wait for a few people to join. Sujata? Yeah. Tell me one thing. I'm supposed We to are. look at you. Supposed to look in the camera of my laptop. Huh? मुझे तुम्हें Sorry, देखना sorry. है. I have to look at you, or I have to look at the camera of the laptop. Anything. Okay. Anything is good. Okay, we'll wait for some time till थोड़ा लोग join कर ले, then we will start. Sure, no problem. Okay. I think a few people have joined. चलिए, start करते हैं. So welcome Megha, welcome to Sujata Pandey page and thank you so much for taking time अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे पास हमसे बात करने के लिए. तो आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, कैसे आप दिल्ली से गया आए, क्यों गया चुना वापस आना, दिल्ली में अच्छा खासा कर सकते थे, ज्यादा पैसे कमा सकते थे और इजी होता शायद करना, तो गया क्यों चुना एकदम अलग, और जो आप लोग कर भी रहे हो वो भी इट्स नॉट डन बिफोर, और शायद सुना नहीं है या फिर लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा एक हॉस्पिटल हो सकता है जहाँ पे स्पेशली जो अनुपम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कर रहे हैं. तो वैसे में ये थोड़ा जानेंगे कि इसके पीछे क्या काम है और क्या कारण रहा कि दिल्ली छोड़ के गया है. पहले वहां से शुरू करते हैं. एक्चुअली मेरा होम टाउन गया है. मेरी स्कूलिंग प्लस 10 तक तो यही हुई. मेरे फादर भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी सारी +2 एजुकेशन MS सब कुछ दिल्ली से हुआ. लेकिन हम लोग मी और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने डिसाइड किया कि मतलब सर्विसेज तो हम लोग कहीं भी कर सकते थे. वी कुड हैव एक्चुअली ऑप्टेड फॉर अ गवर्नमेंट सर्विस और सम प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली आल्सो. लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, अपने स्टेट में वापस आना चाहिए, बिकॉज हम लोगों के स्टेट में बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं खासकर वो बहुत मतलब अभी भी बाकी स्टेट से थोड़ा सा पीछे है. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट नहीं आते, वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स सारे हम लोग मतलब डिग्री होल्डर्स भी हैं. लेकिन यहाँ पे जो पहले था कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी हाई फाई कराना है आप दिल्ली चल जाओ, बम्बई चल जाओ. तो इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग मूविंग आउट टू दिल्ली, हम लोग ने सोचा कि हम लोग ही बिहार आते हैं, लेट्स गिव क्वालिटी सर्विसेज टू आवर पीपल. तो इसलिए हमने सोचा, मेरी PG खत्म हुई, मेरे हस्बैंड की भी फेलोशिप खत्म हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यही सेटल करते हैं, हॉस्पिटल अपना छोटा सा स्टार्ट करते हैं. और अच्छा रिस्पॉन्स रहा. मतलब 3 साल हो गए एंड पीपल हैव बीन रियली वार्म एंड वी आर डूइंग गुड सर्विसेज. तो जब शुरू किया कि मतलब चलो कि बिहार जाके एक अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, तो उस समय तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि अरे क्यों जा रहे हो, दिल्ली में अच्छा है, अच्छा ज्यादा फीस में होता है, प्लस थोड़ा डिसिप्लिन है, ज्यादा एक्सपोजर है, कुछ और हो सकता है, एम्स में जा सकते हो, सब जगह में तो आप काम कर ही रहे थे. तो वहां आई मीन वो सारा चीज तो डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्यों आए? बहुत लोगों ने बोला, लेकिन दिल्ली में क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां भी चाहते तो वी कुड हैव एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज वहां टाइम लगता. वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. लेकिन हम लोग को मेन था कि अपने स्टेट में आके अपने स्टेट के लोगों को सर्विसेज देना है. जो यहाँ के लोग जो अभी तक डिवॉइड थे, हर छोटी चीज के लिए उनको दिल्ली जाना है, खर्चा उनका बढ़ रहा है. तो हमने सोचा जो वहां पे हम लोग जो हम लोगों ने जो अच्छी ट्रेनिंग ली है इन दिल्ली, उन क्यों ना वापस आके अपने ही लोगों को दें. हाँ, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन बहुत जो हमारे जो स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. अभी बोलते हैं कि मैडम अब हम लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मेजर यहाँ पे सर्जरीज होती हैं, लाइक जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, तो दे आर हैप्पी. एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू motivate a lot of people to come back to their own state, to own country and do good for them.
बट अगर आई मीन यू हैव, आपने दिल्ली का देखा है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और एक बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो हाउ डू यू सी, मतलब अभी भी क्यों ऐसा होता है कि लोगों को अभी भी जाना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टर्स की, जैसे यू सेड योरसेल्फ कि डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बड़े डॉक्टर्स है, शायद वो बिहार में जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं वो किसी और स्टेट में नहीं है। आई मीन मैं बहुत सारे स्टेट्स में रही हूँ, पर जिस कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बिहार में है वो मेरे को बाहर में नहीं दिखते। तो ऐसा अब उस हिसाब से कितना चेंज हुआ है पहले के हिसाब से? बहुत चेंज हुआ है, मतलब जो 10 to 15 years पहले जो बिहार की सिचुएशन थी, अभी बहुत चेंज हुआ है। लाइक 10-15 years पहले मुझे नहीं ध्यान है कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस थे। एंड जो आम लोग हैं, प्राइवेट लोग, तो जिनके पास बहुत पैसा है, दे कैन ऑलवेज जा सकते हैं दूर ट्रीटमेंट के लिए। बट आम ना हॉस्पिटल, ना मेडिकल कॉलेजेस अच्छे थे, ना वहाँ पे डॉक्टर्स पोस्टेड थे, ना आपके पास आईसीयू के इक्विपमेंट्स थे, डॉक्टर पीएचसीज में डॉक्टर्स पोस्टेड थे, ना बहुत फैसिलिटीज था। बट अब यहाँ के भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें भी काम शुरू हुआ है। डॉक्टर्स पोस्टेड हैं, डॉक्टर्स आते हैं और अच्छा काम होता है। एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। और जो प्राइवेट भी काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, दे आर क्वाइट गुड, डॉक्टर्स अच्छे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गुड। मतलब दिल्ली, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो है अब बिहार में नहीं हो रहा है, हर चीज हो रहा है आपका। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज, न्यूरो सर्जरीज, टोटल नी रिप्लेसमेंट्स, जो बड़े सर्जरीज थे जिसमें लोग बाहर जाते थे करवाने, वो सब कुछ आपका बिहार में हो रहा है। एंड और करने की जरूरत है, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एनीवेयर। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं मेघा, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वुमेन हेल्थ का, वो बिहार का, वो कौन सा चीज है जो आपको लगता है अरे इस पे बहुत काम होना बाकी है? फ्रैंकली मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, मतलब स्पेशली आफ्टर मैरिज, तो विमेन को फ्रीडम नहीं होता टू चूज कि हमें प्रेगनेंसी प्लान कब करना है, और करना भी है, नहीं करना है, करना है तो कितने बच्चे हमें रखना है, लड़का रखना है। तो इन लोगों को मतलब बहुत फ्रीडम नहीं है, द चॉइस टू हैव देयर ओन, टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी प्रेग्नेंट और हाउ मेनी प्रेगनेंसीज दे वांट। एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है राइट टू सेफ मदरहुड। वो नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे सिटीज में एंड टाउन्स में, मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग टू हॉस्पिटल्स फॉर देयर डिलीवरी। पर गांव में अभी भी कल्चर है कि घर में ही बच्चा पैदा करा दो, तो उसमें बहुत सारे केसेस जो है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। कई बार बच्चे को प्रॉब्लम होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, माँ की भी कई बार डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, बिकॉज बहुत देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन नॉट बी हैंडल्ड इन अ विलेज और इन अ स्मॉल सेटअप लाइक दैट। तो वो तो चीज मुझे अभी लगता की है जो आया बच्चे पैदा कराती थी, वो कल्चर है, मतलब अभी भी दिखता है वैसे कल्चर? बहुत है। जितनी प्रेगनेंसीज हैं बिहार में या बहुत सारे स्टेट्स में, सिर्फ 20 to 30% ही आपके शहर में डिलीवरीज हो रही है। बाकी 70% तो घर में ही हो जाता है, 60% घर में, बाकी 10% जो हिस्ट्री ऑफ दाई हैंडलिंग है, या जो भी घर की जो दाइयां होती हैं, जो ट्रेडिशनल मिडवाइफ जिनको बोलते हैं, वो अभी भी है। दैट इज वेरी वेरी रैम्पेंट। एंड उनके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज कई बार मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लेबर आपको काफी, यू हैव टू बी रियली विजिलेंट, सर्विलेंस, तो वो नहीं हो पाता। या फिर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसको आगे चल के उसको मानसिक रूप से अपंग हो जाता है, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। तो ये सब है, इट इज वेरी रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। एंड वो, लेकिन हाँ, घट रहा है, बट अभी भी है, काफी है। पर इसका कारण क्या है? आई मीन लोग हॉस्पिटल ले जाना क्या खर्चों की वजह से नहीं लेके जाना चाहते, या फिर उनको लगता है कि ये तो होता ही रहा है, मेरी माँ ने पैदा किया था घर में, तो बीवी भी कर ही सकती है? इज हाँ, दैट द मेंटालिटी? नहीं, देखिए, खर्च की बात अगर आप करोगे तो ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ मुफ्त होता है। बट दे विल नॉट इवन गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर गुड, एटलीस्ट दे हैव डॉक्टर्स, उनके पास डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो डिलीवरी कराएंगे। कोई मरीज वहां अनअटेंडेड नहीं होती है। बट इट इज इन द माइंडसेट कि हमारी माँ ने हमारे अपने टाइम में 7 बच्चे किए और इनको एक बच्चे में ही प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्या है, ये तो नेचुरल चीज है, घर में ही हो जाता है। तो ये माइंडसेट है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो पेशेंट है, उनके घर की अपनी औरतें ही जो है वही ऐसा सोचती हैं कि अरे, मतलब हमने हमने नहीं किया क्या, हमें उल्टी नहीं होती थी क्या, ऐसा इनको क्या है कि इनको उल्टी हो रही है, कितना दर्द हो रहा है। तो बहुत
पैसा मुझे नहीं लगता बहुत वो है, इट इज मोर अबाउट द थिंकिंग। उनकी थिंकिंग वैसी, उनकी मानसिकता वैसी है, आप बदल नहीं सकते। कितना भी उनको समझाओगे कि नहीं आप शहर में आइए, आप कम खर्च में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बट नहीं, घर में ही कराएंगे। तो तो और अगर अगर जो भी लोग ये वीडियो देखे तो उसको अगर माने कि बहुत, क्योंकि बहुत सारी मेरे पेज पे ऑलमोस्ट 60% औरतें हैं और मैक्सिमम बिहार यूपी से हैं, तो इन उन लोगों को क्या कहेंगे? आई मीन अगर इफ यू हैव टू गिव वन मैसेज कि घर में डिलीवरी कराने का ऑप्शन वर्सेस हॉस्पिटल में जाने का, तो व्हाट विल यू से? हमेशा 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 आपको डिलीवरी जब भी करानी है, हमेशा एक डॉक्टर के सुपरविजन में, हॉस्पिटल में। अब चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट में जाइए, नहीं कर सकते हैं तो सरकारी अस्पताल में जाइए, जहाँ पे डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं और आपकी डिलीवरी लेते हैं। आप घर में कभी मत कराइए, बिकॉज हर बच्चा अलग होता है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। पहले जमाने की बात अलग थी कि 7 बच्चे हो रहे थे तो उसमें 2 की मौत भी हो रही थी, 2 को प्रॉब्लम भी है। लेकिन अब 1 बच्चा करते हैं लोग, 2 बच्चा करते हैं, और चाहते हैं कि जच्चा बच्चा दोनों हमेशा सेफ रहे। तो हमेशा ही मतलब आप हमेशा ही हॉस्पिटल में डिलीवरी कराइए, डॉक्टर के सुपरविजन में। पर मीना, मुझे एक और चीज लगती है जो लोगों को शायद हॉस्पिटल जाने से रोकती है, वो है सिजेरियन या सी सेक्शन। जिस तरह से डॉक्टर धड़ल्ले से सी सेक्शन करते हैं, मतलब हर एक केस जो एंड मंथ में या एंड टाइम में आता है और थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन है तो वो वेट, नेचुरल बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसको वेट नहीं करना चाहते, और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे डॉक्टर्स बोल देंगे नहीं नहीं ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो शायद वो डर भी है। और अब तो डिजिटल का जमाना है तो लोग काफी कुछ पढ़ते भी हैं कि नहीं, डॉक्टर्स तो पैसा बनाने के लिए कर देते हैं और जिसकी जरूरत नहीं भी होती है उसको भी कर देते हैं। तो वो क्या लगता है, मतलब वो भी मेंटालिटी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हाँ, काफी हद तक वो भी है, बिकॉज आजकल पेशेंट मूवमेंट इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर्स बहुत रिस्क लेना नहीं चाहते, स्पेशली गायनेकोलॉजी में नहीं लेना चाहते। अगर पेशेंट को थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो नहीं, सीधे सिजेरियन। बट अब सिचुएशन काफी, जैसे हम लोग जो नए लोग जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल, जैसे सफदरजंग इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में आता है, जहां से हमारी ट्रेनिंग हुई है, हम लोग हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को प्रायोरिटी देते हैं जहां जहां पॉसिबल होती है। पहले से ही अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है कि अब बच्चा ही आड़ा है या पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो रही है जान बचाने के लिए, तो सेक्शन तो करना ही करना बनता है। बट जहां जहां पॉसिबल है नॉर्मल डिलीवरी को ट्रायल देना चाहिए, हम लोग देते भी हैं। और कहीं ना कहीं पेशेंट्स को होता है डर, बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि हम लोग पैसे बनाने के लिए सिजेरियन कर रहे हैं, बट हर जगह सही नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर प्लेस टू प्लेस फर्क पड़ता है। नहीं, मैंने आपके कुछ पोस्ट या कुछ देखे थे जहाँ पे आपने बताया था कैसे आप जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस देते हो लास्ट तक, जबकि मतलब बाकी जगह जो मान्यता है कि नहीं डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो बोल ही देगा क्योंकि उसको पैसे बनेंगे। तो वो कैसे करती हैं आप अगर आती हैं महिलाएं, और शायद कुछ परसेंटेज ऐसा है जो खुद ही सी सेक्शन करवाना चाहता है क्योंकि उसको शायद दूसरा डर हो या क्या, पर जो जो लोग आते हैं उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि नहीं आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, अगर 36 वीक में नहीं होता है तो 37 वीक तक भी, 38 तक भी जा सकता है, तो कैसे कन्विंस करती हूँ उसको? पेशेंट्स जब हमारे पास आती हैं तो हम लोग हर पेशेंट को रूटीनली स्क्रीन करते हैं एवरी मंथ। 36 वीक्स पे, 36 टू 37 वीक्स पे हम लोग जो है पेशेंट का स्कैन करवाते हैं, मशीन से बच्चे की धड़कन चेक करते हैं, एंड वी स्क्रीन, हम लोग स्क्रीन करते हैं पेशेंट को। जो लगता है कि पेशेंट का बेबी का पोजीशन, पानी सब कुछ ठीक है, एंड पेशेंट भी कोऑपरेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट को भी कोऑपरेट करना है, डॉक्टर्स को भी रिस्क लेना है, डॉक्टर्स को भी इस चीज के लिए हिम्मत बांधनी चाहिए कि भाई मुझे इसको ट्रायल देना है। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी कोई मजाक नहीं है, आपको 8 घंटे 10 घंटे खड़े होकर पेशेंट को मॉनिटर करना है और डिलीवरी करानी है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम लोग जो पेशेंट का जो लास्ट डेट होता है हम लोग जाने देते हैं कि अपने आप पेशेंट को नेचुरल पेन आए, बिकॉज जब नेचुरल पेन आता है तो डिलीवरी की जो चांसेस होती है वो बहुत हाई होता है। और अगर नहीं होता है तब तक तो हम लोग लास्ट में पेशेंट को डेट नहीं फेल होने देते, हम लोग पेशेंट को एडमिट करके आर्टिफिशियल पेन देते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर सेक्शन तो फिर लास्ट में करना ही पड़ता है, बिकॉज टाइम से ऊपर जो बच्चा होता है उसको दिक्कत होती है, बच्चा कई बार पेट में लैट्रिन करता है। तो बट वेर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल, our primary aim is to promote normal delivery always.
अच्छा निशा, मेरा एक जो डिलीवरी की बात है तो फिर एक सवाल आता है बार बार कि जो हमारा स्पेशली बिहार यूपी और लेट्स से नॉट बिहार यूपी पूरा इंडिया में जो ये मेल चाइल्ड लड़का होने का जो मतलब फितूर सवार होता है लोगों पे, और जो रूरल एरियाज है वहां पे तो बहुत प्रेशर भी होता है औरतों पे कि अगर मान लो उनको 5 लड़कियां भी हो गई और शरीर भी इस हिसाब से नहीं है कि दूसरी प्रेगनेंसी का चांस लिया जाए, फिर भी उनको ये कहा जाता है कि एक लड़का तो होना चाहिए। और एक बात ये हो गई कि मतलब इतना सोशल प्रेशर की वजह से बार बार प्रेग्नेंट होना, जिसपे हम बात करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमको बात करना है। और दूसरा जो ये है कि अगर लड़का नहीं होता है, मानो अगर बहुत दिन तक लड़का नहीं हुआ, तो उसके लिए पूर्णतः और जो औरत होती है उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में औरतें बहुत सारे क्या, मैं तो कहूंगी 90% केसेस में औरतें सोचती है कि हाँ ये मेरी ही गलती होगी, खानदान तो चलना ही होगा। तो उस केस में काफी ज्यादा अट्रॉसिटीज और उनको घरेलू हिंसा से लेके उनको कभी कभी उनकी शादी टूट जाती है, कभी उनके रहते रहते बिना डिवोर्स हुए जो मर्द हैं वो दूसरी शादियां कर लेते हैं, या फिर उनको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो परिवार में होते हैं जहाँ पे उनको एक तरह से उनकी अवहेलना, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर शायद उनका मजाक भी बनाया जाता हो। तो आप एक डॉक्टर हैं, आप बताइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, स्पेशली मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जितनी ऑडियंस है वो ये जाने कि कितनी रिस्पॉन्सिबल है औरत ये डिसाइड करने के लिए कि लड़की होगी कि लड़का, क्योंकि ये ठीकरा उसके सर पे कब से मना जा रहा है जबकि साइंस कुछ और कहता है। किसी पेशेंट के अगर किसी औरत के अगर 3 बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चौथा में भी आप डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या सेक्स होगा। हो सकता है उसकी 7 लड़के हो और फिर भी 8वां जो है वो लड़का ही हो। तो इट इज 50%, हर प्रेगनेंसी में 50% के चांसेस होते हैं। लेकिन जो ये ऑब्सेशन है जो आप कह रहे हो, जो ऑब्सेशन विद द मेल चाइल्ड, लड़का, तो वो अभी भी बहुत ज्यादा है। जब हम लोग डिलीवरी करा के बोलते हैं मुबारक कि आपको लड़का हुआ है, तो चेहरे पे ऐसी खुशी होती है, सारे स्टाफ को ये लोग मिठाई बांटते हैं, दे आर सो हैप्पी, आपको दिख जाएगा। लड़की होते तो हाँ ठीक है, मतलब दे आर ओके, दे आर काम, दे आर हैप्पी, बट जो एक जुबलिश वो जो होता है सेलिब्रेशन, वो बहुत कम होता है। मतलब इट इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल देयर, एंड आई फील मुझे बहुत कई बार मतलब इरिटेशन भी होती है इस बात को कि क्यों ऐसे क्यों है ये लोग, मतलब व्हाई डोंट दे सेलिब्रेट कि बच्ची पैदा तो खुश होना चाहिए इनको। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि द ऑब्सेशन विद द मेल चाइल्ड एंड कि 2 लड़कियां हैं उसके बाद भी इनको बहुत टॉर्चर, तो ये है। किसी की एक लड़की भी होती है तो भी ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं कि नहीं अगला तो लड़का ही होना चाहिए। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली जो उनका प्रेजेंटेशन है कि आएंगी सीधे 3.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड लेके बोलेंगी मैम हमें बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अभी हमने प्लान नहीं किया है। बट आप इनसे पूछोगे, हिस्ट्री लोगे, तो बताएंगी कि हाँ एक लड़की है और 3.5 महीने पे आ रही है, मतलब इन्होंने कहीं से अल्ट्रासाउंड से सेक्स डिटरमाइन करा के आ चुके हैं, इनको पता है कि अब ये लड़का है लड़की है। बिकॉज 3 मंथ्स में लोग इलीगल तरीके से बहुत जगह भी गांव देहात में लोग पैसे लेके दे टेल द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो आते हैं एंड देन दे वांट टू गेट अबॉर्शन डन। तो मैं तो करती नहीं हूँ और मैं तो बिल्कुल डांट के भगा भी देती हूँ, आई डोंट गेट। और मैं बोलती हूँ कि कोई भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए। As a female, I'm a female, I have a daughter who's 3 years old, so I cannot do female feticide and it is very rampant। मतलब ये तो आप नहीं करोगे। पर साइंस क्या कहता है मेगा? आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, तो साइंस क्या कहता है कि क्या औरतें ही हैं रिस्पॉन्सिबल उसका जेंडर कि वो लड़का पैदा कर रही है या लड़की पैदा, कि मर्द भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? उसको मर्द टेक्निकली तो इनफैक्ट फीमेल मेल से रिस्पॉन्सिबल है। रीजन बीइंग कि जो XY क्रोमोसोम्स होता है वो तो मेल के पास होता है, फीमेल के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हाँ, जब तो भी आप तो आप एक्चुअली मतलब शायद इतना टेक्निकल समझ में नहीं आया, पर जो भी लोग ये वीडियो देखें, जो भी 45,000 लोग मेरे पेज पे हैं, अगर वो वीडियो देखें, उनको ये पता होना चाहिए कि साइंस के हिसाब से डॉक्टर मेगा ये कह रही हैं कि औरतें जो उनका बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण नहीं करती हैं। वो लड़का होता है या लड़की होती है, सिर्फ लड़का होता है सिर्फ लड़की होती है, दोनों होता है,
ये मेल मतलब मर्द, हाँ, का जो क्या व्हाट डू यू कॉल इट इन, उनके पास जो जेनेटिक होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, वो या पुरुष के पास वो, होते हैं। हाँ, तो जो भी लोग, जो भी अगर ये कोई सास और या कोई भी ऐसे जो बहुत अपनी बहुओं को बोल रही कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो बहुएं इसका इसकी भुक्तभोगी बनती हैं, वो उनको भी देखना चाहिए और उनको समझना। अगली बार कोई उनको बोले कि तुमने बेटा पैदा नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। तो उनको अपने बेटों को बोलना चाहिए कि आप वाई क्रोमोसोम वो कोई नहीं बोलता, हाँ, वो कोई वो नहीं नहीं, बोलता, उनकी उनकी आराम से शादी हो जाती है। उनके और आराम से। यहाँ, हाँ, वो तो क्योंकि वंश आगे निकलना चाहिए होगा। हाँ। ओके, जो दूसरा चीज है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और जो शायद बहुत सारे लोग बात नहीं करते, जानते नहीं, वो ये कि अक्सर हमारे यहाँ तो बहुत रैम्पेंट है कि तुमने 8वीं पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। और या फिर शादी के लिए लड़के देखने लगे, क्योंकि लड़की पराया धन होती है, जल्दी से उठा के फेंको। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ मेगा, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं और जानते हैं और प्रोग्रेसिव हैं। मैं बात कर रही हूँ अभी भी वो 90% रूरल एरियाज में, जहाँ पे लोग मतलब, और ये बिल्कुल कोई गरीब और अमीर की बात नहीं है, ये मैंने हर क्लास में देखा है। ऐसे ही लोगों को भी देखा है जो जिनके फादर्स, जिनके जिनके माँ बाप बहुत अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे पोस्टों पे हैं, प्रोफेसर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट उनको भी चाहिए कि लड़की की जल्दी शादी हो जाए। तो अर्ली प्रेगनेंसी जो होता है, जो कि होता है क्योंकि आपने शायद लड़की की शादी 18 साल में कर दी या उससे कम में भी कर दी, कभी कभी 16 साल में। अच्छा लड़का मिल गया तो क्या पता लड़का गायब हो जाए इस पूरे धरती से, तो जल्दी से शादी कर दो। तो उस केस में जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और आप जानते हैं कि आज का जो हमारा समाज है, आज भी औरतों से नहीं पूछा जाता कि क्या तुम रेडी हो, क्या तुमको अंदर से ऐसा लगता है कि तुम माँ बनने के लिए रेडी हो या उसकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए रेडी हो। तो उसमें कैसी कैसी कॉम्प्लिकेशंस आती है, ये स्पेशली जरूरी है उन माँ बाप के लिए जो पहले तो लड़कियों की जल्दी शादी करते हैं, और दूसरी उन लड़कियों के लिए जो बिना ये जाने कि क्या उनका शरीर रेडी है, जस्ट बिकॉज कि उनकी शादी हो गई है तो उनको प्रेग्नेंट तो होना ही चाहिए। उनके लिए जरूरी है जानना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें। प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अ कंसेप्शन। ऐसा नहीं कि आप बस प्रेग्नेंट हो गए, आपने 9 मंथ्स बच्चे को रख लिया और डिलीवरी करा लिया। प्रेगनेंसी जो है वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। जैसे जब लड़कियां बड़ी हो जाती है, जब उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, टेक्निकली वो माँ बनने के काबिल हैं, जो कि आजकल 11 साल 12 साल 13 साल में भी एक लड़की जो है, बच्ची जो है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बट उनका रिप्रोडक्टिव एज हो गया है, रिप्रोडक्शन जो है, उनका जो ऑर्गन्स है वो मेच्योर हो गए, बट जो पेशेंट होती है वो फिजिकली एंड इमोशनली मेच्योर नहीं होती है। 17 साल की 18 साल की लड़कियां काफी यंग होती हैं। जो प्रेगनेंसी के साथ जो और भी प्रेशर्स होते हैं, जो तनाव होता है, जो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस होता है, वो आई डोंट थिंक कि कोई 17 साल या 16 साल की लड़की जो है आराम से ले पाती है। और उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, आपका शरीर मेच्योर नहीं है, आपको एनीमिया हो जाता है, आपकी ब्लड में कमी हो जाती है, प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्ली, मतलब जिसको टीनेज प्रेगनेंसी बोलते हैं, 17-18 ईयर्स में वो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो फीमेल्स को ज्यादा होता है। जैसे अनीमिया हो जाना, बीपी बढ़ जाना, शुगर हो जाना। कई बार पेशेंट्स का बीपी बढ़ जाता है, उनको दौरा पड़ जाता है, स्पेशली 17-18 ईयर्स की जो लड़कियां होती हैं। प्लस डिलीवरी में दिक्कत होना, कई बार जो है उनका जो है पेल्विस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, बर्थ कैनाल उतना डेवलप नहीं होता है टू बेयर द स्ट्रेस ऑफ नेचुरल लेबर। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि पहले एजुकेशन पे आप ध्यान दीजिए। आपकी बेटी को पढ़ाई, जैसे कहते हैं ना, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, काबिल बनाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती, फिर आप शादी करिए। एंड ऐसे परिवार में शादी करिए जहाँ पे उनके इन-लॉज थोड़े से फॉरवर्ड हैं, वेयर दे कैन अलाउ द पेशेंट टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ शी वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट। मतलब ये नहीं शादी हुआ प्रेशर बनाया, भाई हमें पोता दे दो, हमें पोता दे दो, नहीं। लेट देम लिव देयर लाइफ, take their own decisions, and enjoy
आप अपना प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए एंड और एक सेफ डिलीवरी कराइए, सेफ हाथों में, प्रेशर में नहीं, ये होना चाहिए। अच्छा, मेरा ये तो वो रूरल रूरल जो रूरल या सेमी अर्बन की बात हो गई। जो अर्बन लड़कियां हैं, जो कि समवन लाइक लेट्स से कि जैसे मैं हूँ, आप हो, तो इन लोग के लिए जो अभी क्या हो गया है कि वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और ये सब पे ध्यान नहीं दे पाते, बट प्रेगनेंसी के दौरान कितना जरूरी है अपने आप को फिट रखना, स्पेशली क्योंकि ये भ्रांति है, ये भ्रांति कि मेरे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो भी बहुत सारे लोगों ने आके मुझे बोला कि अरे तुम योगा कैसे कर रही हो, तुम ये एक्सरसाइज कैसे कर रही हो, अगर ये करो तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से होना चाहिए। और एक तो बहुत खाना खाने की वो भ्रांति है कि बहुत खाना, तुमको 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। तो ये कितना सही है, क्योंकि मैंने नहीं किया वो, ना मैंने 2 लोगों के लिए खाया, मैंने एक ही के लिए खाया। और हाँ, जो विटामिन वगैरह ये सब तो चलते ही है, बट एक्सरसाइज जारी रखी और ओवर द बोलते ना वो हॉग नहीं किया हमने। तो आप बताइए एज ए डॉक्टर, व्हाट डू यू एडवाइस जो लोग बैठे हैं आरा में, बलिया में, छपरा में, ऐसे जगह मुजफ्फरपुर में वगैरह वगैरह पे, तो उन लोगों को बताइए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको प्रेगनेंसी में कभी ब्लीडिंग नहीं हुई, आपके डॉक्टर्स ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है, तो आप जो डेली रोजमर्रा की जो काम होते हैं, लाइट वर्क, जैसे खाना बनाना, आपको बेडशीट ठीक करना, पढ़ना, ऑफिस जाना, ट्रैवलिंग करना, आप सब कुछ एक लाइट वर्क में आप कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आपको प्रेगनेंसी तो आप बेड रेस्ट में रहो, योगा मत करो, एक्सरसाइज मत करो, वॉक पे न जाओ, नहीं। अगर हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस की नहीं, जैसे कोई पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे एडवांस एज की प्रेगनेंसी है, या 2-3 बच्चे उनके पहले खराब हो चुके हैं, शुरू में उनको गर्भपात हो जाता है या ब्लीडिंग हुआ, तो उन लोगों को कुछ डॉक्टर्स जो है मतलब लाइक 5% लोगों को लोग बेड रेस्ट बोलते हैं। बाकी लोग 95% लोग, मैंने पूरे प्रेगनेंसी में काम किया है, अपनी बेटी के डिलीवरी के 4 दिन पहले तक मैंने काम किया है, मैंने पेशेंट्स देखे हैं पूरे 9 मंथ्स, एंड आई थिंक आपने भी शायद काम किया है, आई हैव सीन यू वर्किंग। तो मैंने तो लेबर रूम से मतलब मैं लेबर पे I was attending calls, so yes, I did that. Yes, so we have been working. I've seen working women. आप देख लो आप आसपास, तो जो वर्किंग लेडी है उनको कोई वो नहीं है, आप आराम से अपना काम कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो। इनफैक्ट फिट रहने के लिए योगा करना, लाइट वर्क करना, वॉकिंग करना, दिस इज गुड। आप प्रेगनेंसी में ये सब चीजों से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एंड इट इज गुड फॉर द यू एंड फॉर द बेबी ऑल्सो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल की कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। अच्छा मेघा, एक क्वेश्चन है कि सीमा मिश्रा जी का। हेलो सीमा जी, वो कहती है कि उनकी एक 11 साल की बेटी है और लोग अभी भी उनसे बोलते हैं कि तुमको दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए क्योंकि आपको पता है लड़का होने के लिए। तो बस सीमा, आई थिंक आपको अपनी एज देनी चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। आप मैसेज कर सकते हो अगर आप अपनी एज नहीं बताना चाहते तो, लेकिन ये है, मतलब ये एक प्रॉब्लम है अभी। देखिए कि किसी की 11 साल की बेटी है, वो बकायदा खुश है अपनी बेटी के साथ में, लेकिन सोसाइटी को प्रॉब्लम है कि तुमको एक दूसरा बच्चा तो करना चाहिए क्योंकि लड़का हो जाए। सोसाइटी की तो मुझे लगता है सुननी नहीं चाहिए, बिकॉज आपके बच्चे का खर्चा सिर्फ आप उठा रहे हो, आप उनको पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि एक बच्चे को पालने में कितना पैसा और कितना टाइम और मेहनत चाहिए फॉर बोथ द पेरेंट्स एंड द एंटायर फैमिली। तो बोलना, बैठ के बोलना बहुत आसान है, आप बच्चा कर लो, बट एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात है। इफ यू आर हैप्पी, इट इज योर पर्सनल चॉइस, इट इज अबाउट योर चॉइस। अगर आप खुश हैं, आपको एक ही लड़की चाहिए, दूसरे बच्चे की जरूरत नहीं है, तो बी इट, आपको सुनना ही नहीं है। You should be strong कि आप your husband की नहीं, भाई मुझे I am having one daughter and we are happy. I am having one daughter and I am happy with, I'm not planning one. No, yeah. करेक्ट। नहीं, बट कभी कभी क्या होता है, शायद सोसाइटी से छोड़ो, आई थिंक घर में ही बहुत प्रेशर होता है, सास से, रिलेटिव से, कभी कभी अपने हस्बैंड से भी, तो ऐसे में आई नो कि ये डॉक्टर का व्यू पॉइंट नहीं है, बट शायद इसमें आप एक औरत को खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि
अपने लिए जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आज कितना सिचुएशन चेंज है। आप देखो, मैं औरत हूँ, मेघा औरत है, हम दोनों बात कर रहे हैं दूसरी औरतों के बारे में। जो हमसे सवाल पूछ रहा है वो भी एक औरत है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक औरत है। बाकी जर्नलिज्म में देख लीजिए, सारे के सारे औरतें भरी हुई हैं। उसके बाद आप कोई भी चीज उठा लीजिए, जो बिडेन का हेल्प करने के लिए कमला हैरिस है अमेरिका में। तो एक एक नहीं, हजारों। कल्पना चावला की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, पर आप देखिए आज वो सिचुएशन ही चेंज हो गया है। आज जो औरतें हैं वो भी, जब आज की लड़कियां जब वो बड़ी होती है तो वो जानती हैं कि उनको अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है। और मेन है कि आप अपनी बच्चियों को कितना फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से आप कितना उनको आत्मनिर्भर बनाते हो, क्योंकि वो है कुंजी उनके खुश रहने का, आपके खुश रहने का, आपके बुढ़ापे का सहारा बनने का। अगर आप एक लंगड़े से सहारा देने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग काम नहीं करते वो लंगड़े। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग, अगर मैं खुद ही डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे या फिर कोई मुझे देगा, तो मैं उसमें से तो नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या? इट्स लाइक दैट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बेटी को, जो 11 साल की है, आई थिंक वंडरफुल टाइम, कि आप उसको बताएं कि वो कैसे आपके सारे सपने पूरा करे, अपने सपने पूरा करे और एक मिसाल कायम करे। आई थिंक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने पूरे रिलेटिव्स को दिखा सकते हो। अगर बेटी कुछ ऐसा काम करती है जिससे आपका नाम रोशन होता है, तो आई थिंक जो भी लोग आपको बोलते होंगे कि बेटा पैदा करो, वो थोड़े शर्मा जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शर्माना चाहिए भी, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी बेटी नहीं कर सकती और आपका बेटा आपको करेगा। इनफैक्ट डॉटर्स आर मोर लविंग। बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं, फोन पूछती हैं, शादी के बाद भी पूछती हैं। करेक्ट तो करेक्ट। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को थोड़ा थिंकिंग चेंज करना चाहिए, और हो भी रहा है। इट इज चेंजिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। अच्छा मेघा, जब हम डिलीवरी की बात कर रहे थे तो और माँ बने कि नहीं बने, इस डिसीजन को लेने के लिए जो स्वतंत्रता नहीं दी जाती है औरतों को, इनसे तो पूछा भी नहीं जाता, लेट्स से दैट। तो उसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो कितना, वो अभी तक क्या सिर्फ औरतों के लिए रखा गया सब्जेक्ट है, या फिर अभी आप चेंज देखते हैं कि मर्द आते हैं आपको बोलते हैं कि चलो अगर औरत कमजोर है या फिर अगर उसकी उसकी उसका ऑपरेशन हुआ है या फिर वट एवर सम अदर रीजन, तो क्या वो बोलते हैं कि ठीक है मैं भी तैयार हूँ या तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या फिर नसबंदी के लिए? अभी आते हैं मर्द की नहीं? नहीं, आते हैं, मेल्स आते हैं ओपीडी में, लेकिन बहुत कम मेल्स हैं जो मोटिवेटेड है नसबंदी के लिए। खुद का वैसेक्टमी वो नहीं कराते, क्योंकि उनको ये थिंकिंग है कि मैंने अगर नसबंदी कराया तो मैं इम्पोर्टेंट हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। तो मेल्स नहीं कराते वैसेक्टमी। आई हैव नॉट सीन पर्सनली एनी मेल हु जो जिसने अपना नसबंदी करा लिया। हाँ, फीमेल्स की करवाते हैं, वो भी 3 बच्चे होने के बाद आते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स, बट बहुत कम। आई वुड से कि जब हम लोग डिलीवरी कराते हैं, ओनली 10% ऑफ द पेशेंट्स कम बैक टू मी कि मैम अगला बच्चा ना हो उसके लिए हम क्या यूज करें। तो बाकी 90% जाते हैं 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद फिर से प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन जो है, इट इज लार्जली अनयूज्ड, जबकि हम लोगों के पास इतने अच्छे तरीके होते हैं। वी हैव condoms, we have copperties, we have injections, lot of things, we have oral contraceptive pills। एंड हम लोग हर पेशेंट को बताते हैं, हर औरत को बताते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिए, सो दैट अनप्लान प्रेगनेंसी, और फिर उसको आप डीएनई कराएंगे गलत तरीके से तो जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, बेटर आप प्रिवेंट करिए, अनप्लान प्रेगनेंसी प्रिवेंट करिए। तो वेरी वेरी आई वुड से इनफैक्ट जस्ट 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स आर मोटिवेटेड, एंड बाकी 90% को टेंशन नहीं होती है। तभी टेंशन होती है जब उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो और मेल्स वेरी आई वुड से आई फ्रैंकली आई हैव नॉट सीन एनी मेल इन माय ओपीडी जो कि नसबंदी अपना कराने को तैयार हो, बिकॉज इनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। दैट्स अ वेरी बिग मिथ।
एक्चुअली। तो उनको उनको ये आप यहाँ पे हैं, आप क्या उनको जो भी मर्द है मेरे इस पे प्लेज पे, तो क्या आप उनको बताएंगे कि ये पूरा एक भ्रांति है, नसबंदी कराने से किसी की भी आपके पौरुष पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक प्रोसेस है। जैसे औरत के सी सेक्शन होने से उसके शरीर पे कोई ऐसा नहीं होता कि उसका पेट खत्म हो जाता है या फिर उसकी वो वापस प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो वैसे ही ये सिर्फ मेडिकल प्रोसेस है, जिसको सिर्फ मेडिकल प्रोसेस की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि एक सोशल टैबू के रूप में। अब आपके चैनल के थ्रू मैं जरूर बोलूंगी कि जितने भी मेल्स देख रहे हैं, और आप आगे जाके अपने लोगों को भी बताइए कि जो वैसेक्टमी जो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा सा, मतलब हार्डली 10 to 15 मिनट्स का नो ब्लड टेक्निक है, ऑपरेशन है, छोटा सा सर्जरी है, जो आप कहीं भी किसी भी आजकल तो प्राइवेट पीएचसीज में भी होता है, आप करवा सकते हैं। उससे आपके मैस्कुलिनिटी पे कोई ऐसा कुछ भी असर नहीं पड़ता है, और इट इज वेरी सेफ, एंड इट्स अ वेरी, आप सेम डे रिकवरी है, आप घर आ सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, करना चाहिए। मतलब ये इम्पोर्टेंट है उनका जानना कि ये बहुत सेफ है, और इससे कुछ भी आप जैसे जो भी अपनी दिनचर्या, जो भी आपका रूटीन है, उसको आप कैरी कर सकते हैं। देयर इज नो टैबू अटैच, जो भी है वो सिर्फ दिमाग में भरा गया है, मेडिकली यस, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, मेरा एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, आजकल तो बहुत सारी एजेंसीज, इनफैक्ट यूएन से लेके भारत सरकार तक, सब ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करते हैं, या फिर जो जो टैबू अटैच है पीरियड से, कि पीरियड हुई है, हुआ है, जो लड़की हुई है वो अशुद्ध हो जाती है, या फिर और इस तरह से क्या होता है, जो छोटी बच्चियां होती हैं जो वो इस तरह की बातें सुनती हैं, वो बड़ी होती है तो वो ये सोच के, ये एक तरीका है उनके दिमाग में भरने का कि तुम अशुद्ध हो सकती हो। अब ये बात मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ी कि जिस चीज से दुनिया चलती है, सृष्टि का सृजन होता है, उससे आप अशुद्ध कैसे हो सकती है। पर लेकिन क्या अभी भी टैबू है? हालांकि बहुत प्रोग्रेस तो दिखने को मिल रहा है एड्स की वजह से, या फिर जो ये वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं, पैड वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा, तो उसके पर अभी भी आपको देखने को मिलता है कि लोग अभी भी उसको एक टैबू की तरह हौले हौले बात करके उसके बारे में बात नहीं करना चाहते दूसरे के सामने। मर्द बात नहीं करते अपनी औरतों के इसके मंथली पीरियड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उसको बोलते हैं कि औरतों की समस्या वगैरह वगैरह। तो जैसे कैंसर होता तो कैंसर को थोड़ी बोलते हैं कि मर्दों की समस्या। तो वैसे औरतों की समस्या क्यों बना दिया जाता है इसको? अभी भी सिटीज में तो बहुत चेंजेस हुआ है। आई थिंक लॉट ऑफ मदर्स जो है दे टॉक वेरी, जो माए हैं वो अपनी बेटियों के साथ काफी खुल के बात करती हैं, इवन फादर्स ऑल्सो, मतलब हाँ, शहर में, इवन लाइक छोटे छोटे शहर में भी अब काफी, बिकॉज एजुकेशन है, अवेयरनेस है, स्कूल्स में भी आपकी टीचर्स, आपकी मैडम आपको बताती हैं, तो काफी कुछ खुल रहा है। मेंस्ट्रुएशन आपको, जो मासिक धर्म है, वो अब कोई बहुत टैबू या कोई शर्म वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन गांव में अभी भी है बहुत सारी जगह, इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे हमारे भी सोसाइटीज हैं, और कुछ कुछ ऐसे कहीं कहीं पे हैं जो अभी भी अपनी फीमेल्स को इम्प्योर की तरह ट्रीट करती हैं, कि नहीं, आप अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप किचन में नहीं जाओगे, आप खाना नहीं बनाओगे, आप खाना किचन का सामान नहीं छुओगे, आप बेड पे नहीं सोओगे, आपको नीचे सोएंगे। कर्नाटका में, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है। तो मुझे ऑफ कोर्स, मैं आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मुझे पता है कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल गिफ्ट दैट अ वुमन कैन गेट, और यूनिवर्स भी आपकी, मतलब सारे जो जो चल रहा है, जो लाइफ जो चल रही है वो इसी से चल रही है। तो मैं तो हमेशा बताती हूँ कि ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई प्योर और इम्प्योर की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई टैबू की बात नहीं है। इट इज, आपकी बड़ी बेटी बड़ी होती है, आप उसको प्यार से समझाइए कि नाउ she can become a mother and give rise to a beautiful child later on, and tell, educate people। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप अपने घर के मेल मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करिए, टेल देम दैट it is something not to be ashamed of, but it is something as natural। तो अब चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। पहले बहुत सारे लोग नहीं बात करते थे, अब एड्स आ रहे, जैसे आपने बताया एड्स है, मूवीज, अभी पैडमैन करके मूवी भी आई, तो अब अवेयरनेस है।
अवेयरनेस है, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर द सोसाइटी। जी मेघा, मैंने एक दो दिन पहले एक पोस्ट किया था जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। अ, एक चीज तो है कि शायद ये एक ऐसी चीज है पोस्टपार्टम, और मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा बताएं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कि बच्चा होने के बाद जो एक तरह का डिप्रेशन या शरीर में जो अलग अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से माँ को जो फील होता है उसको हमारी सोसाइटी, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल, मैं सिटीज की भी बात कर रही हूँ जहाँ पे इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाता है कि बच्चा हुआ है, तुम ऐसे उदास कैसे रह रही हो, तुम चुपचाप क्यों रह रही हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम थक क्यों गई, ऐसी चीजें होती हैं। तो एज अ डॉक्टर मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा सा बात करें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, ये सही चीज है, ये मतलब एक फेज है, और इसको कैसे समझना चाहिए, और उसमें कितना जरूरी होता है कि फैमिली का सपोर्ट मिले औरतों को बच्चा होने के बाद, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चा होता है वैसे ही सारा अटेंशन बच्चे पे चला जाता है और माँ पे अटेंशन काफी कम हो जाता है, और वो अपनी एक अलग तरह की लड़ाई खुद से, मतलब एक खुद के साथ, एक सोसाइटी के साथ, बच्चे को मैनेज करे, रात में सोए नहीं, उसके बाद उस पे बाकी परफेक्ट मदर बनने का भी प्रेशर, बाकी सारा चीज भी, वो उसकी खूबसूरती भी थोड़ी कम हो जाती है, मोटी हो जाती, तो थोड़ा थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस लो होने लगता है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो आप इस पे थोड़ा बात करें। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे आपने बोला, इट इज अ रियलिटी, मतलब ये रियलिटी है। हम लोगों की आदत होती है, हम लोग इग्नोर करते हैं। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का छठी हुआ, बच्चे के कपड़े आ रहे, सब पूरी दुनिया पूरी परिवार जो है बच्चे में लग जाता है, बट लोग बच्चे की माँ को नहीं देखते कि उसको अभी कितना फिजिकल पेन है, उसको अभी कितनी ब्लीडिंग हो रही है, उसको नीचे स्टिचेस लगे हैं, स्टिचेस में उसको कितना पेन हो रहा है, दूध पिला रही है, दूध पिलाने में उसको छाती में पेन हो रहा है, स्तन में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में एंगोजमेंट हो रही है, सो नहीं पा रही है पेशेंट। तो सबसे बड़ा जो चीज है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है माँ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इंडिया में उस पर ध्यान नहीं देते। डिलीवरी के बाद सारा ध्यान बच्चे पे होता है, माँ की नींद पूरी नहीं होती, माँ को रात में 2-2 घंटे पे जगना पड़ता है, अगर नीचे स्टिच लगे हैं तो भी उस स्टिच लगने के साथ ही उसको वैसे ही बैठना है, बच्चे को फीड कराना है, बच्चे के साथ सोना है, बच्चे को उठना है, बच्चे के कपड़े धोने हैं। तो ये सब जो चीज है, तो माँ कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते अपना डिलीवरी के बाद का फेज, दुखी रहने लगते हैं, कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं, कभी कभी उनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगता है। तो ये सब एक आपको लग रहा है कि आपकी पेशेंट का डिलीवरी के बाद जो है शी इज नॉट हैप्पी, वो रो रही है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड है, या उनकी घर में अनबन हो रही है, तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है आपकी पेशेंट को, मे बी शी इज गोइंग इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आप हमेशा, अगर ऐसा लगे तो आप हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, और अगर जरूरत पड़ने पे आपको साइकियाट्रिस्ट हेल्प भी लेना पड़ सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, अगर अब परिवार अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली जो घर में जो माँ की जो मदर है या मदर इन लॉ है और हस्बैंड, इन तीनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। घर से अगर आपकी मदर इन लॉ आपसे प्यार से बात कर ले, आपको समझाए, आपके बच्चे को थोड़ा सा गोद में ले ले, थोड़ा सा हेल्प कराए बच्चे को, मतलब शुरू के जो 10 से 15 दिन है, तो मोस्ट ऑफ द मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, और होता है तो जरूर मिलिए, साइकियाट्रिस्ट हेल्प लेना चाहिए। बिकॉज कई बार अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो ये चीज बढ़ जाती है, और कई बार पेशेंट सुसाइडल हो जाती है या फिर वायलेंट हो जाती है। आपने सुना होगा कि कई बार माँ ने अपने बच्चे को उठा के बैल्कनी से फेंक दिया। सो दे आर व्हाट, दे आर पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम ब्लूज, जो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट की जो मानसिक हालत है वो खराब होते गई, और लास्ट में वो इस स्टेज में पहुंच जाती है कि बिल्कुल पागलपन के लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये सब एक जरूरी चीज है, जो कि इंडिया में काफी हद तक हम लोग काउंसलिंग नहीं करते पेशेंट्स को। पोस्टपार्टम काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, आप काफी हद तक इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और ये नॉर्मल है, मतलब ये जो चीजें हैं ये होती हैं, तो इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ये सोचने की कि औरत कामचोर हो गई है,
और या फिर सास को अपनी बहुओं को ताना देने के कि मैंने तो 8-8 बच्चे पाले थे, तुम्हारा तो एक ही में हालत खराब हो गया है, थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो कॉर्पोरेट वुमेन है, सिर्फ रूरल नहीं, जो कॉर्पोरेट वुमेन है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि आई मीन दे आर वेल्दी, मतलब अच्छे फैमिली से आते हैं, मर्क है, रेंज रोवर चलाते हैं एंड ऑल दैट, उनके फैमिली में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एकदम नकार दिया जाता है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो। तो उनको कहा था, नो नो, अरे तुम ठीक है, यू नो, जस्ट गो आउट, थोड़ा बाहर टहल लो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, या फिर कुछ अच्छा खा लो, समथिंग लाइक दैट। इसको एक बीमारी की तरह बिल्कुल ट्रीट किया ही नहीं जाता। तो बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि डिलीवरी सिर्फ एक इट इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। दे हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी कोई चीज है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आप खुश हैं नहीं खुश हैं, ये साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे इंडिया में हम लोगों के घरों में फोकस नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो जो माँ जो पहली बार माँ बनती है, उन औरतों को जो फिजिकल पेन के साथ बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये जरूरी है कि आप कुछ उसको आइडेंटिफाई करिए और इनको सपोर्ट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनमें साइंस है डिप्रेशन के, तो आप पेशेंट को बिल्कुल काउंसलिंग करवाइए, साइकोथेरेपी करवाइए और उनके लिए खड़े रहिए, ये जरूरी है। क्योंकि आप सॉरी, गो ऑन। नहीं, यू टेल मी। हाँ बताइए, आप बताइए। So I was just asking कि मतलब इससे ही मेरे को ये एक आया कि जो बच्चों में आइडियल गैप कितना, क्योंकि ये बहुत कॉन्टेस्टेड तरीका है, क्वेश्चन है। कोई बोलता है नहीं एक के बाद एक कर लो, कोई बोलता है नहीं थोड़ा टाइम। व्हाट एज अ I don't know कि whether as a gynecologist is a right question जो मैं आपको पूछ रही हूँ, बट बच्चों में फिर भी एक आइडियल गैप कितना होना चाहिए एक औरत के मेंटल फिजिकल वेलबींग को लेके? बिकॉज ऐसा मैंने देखा और किसी नजदीक वाले को देखा कि बच्चा अभी जस्ट हुआ था और सिर्फ वो आई थिंक 3 या 4 महीने 6 महीने का था एंड शी अगेन गॉट प्रेग्नेंट, और उसके बाद उसको काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, बच्चे को भी हो गई, क्योंकि ना वो अपनी माँ के पास रह पाया, और यू नो जो ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट होता, या सो इट रियली गॉट, मतलब उन लोगों को तो डेफिनेटली मैंने बहुत ट्रबल में देखा। तो व्हाट डू यू थिंक ऐसे, मतलब ऐसे आइडियल गैप क्या है? मिनिमम 3 years, कम से कम 3 साल होना चाहिए, पहले और दूसरे बच्चे के गैप में 3 साल होना चाहिए। 3 साल तक आपकी जो बॉडी है, जो जितना ब्लड आपने लूज किया, आपके बॉडी से इतना सारा न्यूट्रिशन गया, उसको भी हील होने में टाइम, आपका जो मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको भी रीगेन करने के टाइम, प्लस आपका जो पहला बच्चा है उसको आपने दूध पिला दिया पूरे एटलीस्ट 1 year तक। ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग 6 months तक होता है, और उसके अलावा 1 year तक आपको पिलाना है। 1 year के बाद आप काऊ एंड बफलो मिल्क का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो तब तक 3 साल तक जो आपका बच्चा है, जो 3 साल तक बड़ा हो गया है, उसकी भी जो है जो इनिशियल ईयर्स ऑफ जो मदर के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी डेवलप हो जाती है। तो कम से कम 3 years का गैप, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो चाहे वो सिजेरियन हुआ हो, 3 साल का गैप तो रखना ही रखना होता है। आपको प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा मेघा, आप गया में प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या आपके हॉस्पिटल में ऐसा कोई असिस्टेंस है जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाए? मान ली कि अगर सी सेक्शन करना हो या फिर कुछ बहुत सारे टाइम में लोग की बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ जाती है, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या आप ऐसा असिस्टेंस कुछ देखे? मैंने अनुपम को तो देखा है काफी लोगों का हेल्प करते हुए, तो क्या करते हैं वो? आप थोड़ा उनको अभी ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, बट आई एम श्योर एक सेशन उनके साथ भी करेंगे। तो आप बताइए कि ये हॉस्पिटल जो है कैसे अलग है दूसरे हॉस्पिटल से? क्योंकि एक चीज तो मैं जानती हूँ कि आप टिपिकल डॉक्टर नहीं है, आप वो डॉक्टरनी साहब नहीं है, और पेशेंट से बहुत प्यार से बात करती हैं, उनकी बात सुनती हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं दिल्ली में रही हूँ, बॉम्बे में रही हूँ, बैंगलोर रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि एक बहुत डिफरेंस है पटना, बिहार और यूपी के डॉक्टर्स में और बाहर के डॉक्टर्स में, कि डॉक्टर्स आपकी बात सुनते हैं, डॉक्टर बहुत प्यार से बात करते हैं, वो आपको अपना फोन नंबर देते हैं, यू नो यू कैन कॉल देम, रात में कभी भी आप कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो आपके फ्रेंड होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर डराते हैं,
तो वो कैसे चेंज कर रहे हैं आप, और दूसरा कि क्या क्या असिस्टेंस है, कौन कौन आपके क्लिनिक में जा सकता है, क्या नई चीजें हो रही हैं? सी हम लोग वी आर ट्राइंग टू गिव क्वालिटी सर्विसेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। हम लोग के जो भी हम लोग जो क्वालिटी दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो ओपीडी पेशेंट्स हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो। मेरे हस्बैंड जो हैं, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ही इज डूइंग रिप्लेसमेंट्स, घुटना बदलना, जो कि बड़े जो पहले सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में होता था, या की होल सर्जरीज करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज। तो यहाँ हम लोग गया में हम लोग काफी कॉम्पिटेंट, बहुत ही कम प्राइस में कर रहे हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि हम लोग वी आर नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल्दी स्टेट। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो लोग काफी मतलब पैसा भी इधर उधर लोन लेके एंड खेत बेच के लाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। तो ये चीज हम लोग भी जानते हैं, वी नो वी आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो हम लोग भी काफी कम प्राइसेस में ही कर रहे हैं। उसके ऊपर भी अगर हम लोग को लगता है कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो काफी हम लोग दवाइयों पे, मेडिसिन पे, लैब टेस्ट वगैरह पे, जो भी लैब के जो टेस्ट होते हैं, उन सब में काफी हम लोग डिस्काउंट देते हैं। और एवरी मंथ, हर मंथ के पहले तारीख को मैं फ्री ओपीडी देखती हूँ। सारे जितने भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ओपीडी फ्री होती है। माय डॉटर इज हियर, वन सेकंड, माय डॉटर इज हियर। मैं वेट कर सकती हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है, तो वी आर डूइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग जो मेरे हॉस्पिटल्स में, हम लोग ने कभी भी किसी को भी पैसे के लिए वापस नहीं किया। अगर कोई पेशेंट गरीब भी है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो भी हमने काफी, बस इतना कि हॉस्पिटल का खर्च चल जाए, हमने काफी कम पैसों में भी सर्जरीज किया है, एंड वी कंटिन्यू डू दैट। जो भी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ होती हैं या डॉटर्स होते हैं, उन लोगों को भी हम काफी कंसेशन देते हैं, बिकॉज आई फील दे आर द रियल हीरोज। सोल्जर्स हो या पुलिस वाले हो, स्पेशली इन लोगों के जो विडोज होते हैं या इनके बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वी डू लॉट ऑफ कंसेशन। Lovely, lovely. अच्छा मेघा, you're a doctor, you've studied in Gaya, then you went to Delhi. जो लोग छोटे शहरों में रह के डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, अगर उनके माँ बाप देख रहे हैं तो उनके लिए, और या फिर उनके लिए, what is that one thing that you want to say? एक चीज। आई थिंक अगर आप सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, तो उसको जरूर पूरा कीजिए, बिकॉज आई एम अ वेरी हैप्पी सोल। डॉक्टर बन के मुझे बहुत खुशी है, बिकॉज मेरे फैमिली को बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। और मुझे पैसा कमाना इज नॉट माई एम, यू नो, मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो, या मेरे परिवार वाले कहते हैं, इसने गाय नहीं ले लिया, ये पूरे टाइम बिजी रहती है, इसको टाइम नहीं मिलता है। बट यू नो, कितना भी कुछ हो, बट आप जब एक बच्चे को लाते हो, जिंदगी में लाते हो, वर्ल्ड में लाते हो उसको, एक नया लाइफ को, एक छोटे से 2.5 किलो के बच्चे को, तो जो खुशी आपको मिलती है, और जितना जितना वो जिस उनकी फैमिली जितना आपको प्यार देती है एंड थैंक्स बोलती है, वो सब कुछ आपको भुला देता है। आई थिंक अगर डॉक्टर बनने का सपना है और आप रियली में कुछ अच्छा करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो यू शुड गो अहेड। ओके, सो डॉक्टर मेघा का जो भी जियो लोकेशन है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपको कभी भी कुछ अगर उनसे कंसल्टेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। और बाकी आई एम नॉट सीइंग टू मच ऑफ क्वेश्चंस नाउ, पर अगर बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और आप कोरोना की वजह से अगर नहीं जा पा रहे हो एंड यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, देन वी कैन डू अ लिटिल कंसल्टेशन विद मेघा, और यू कैन इवन गेट इन टच। आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So thank you Megha for such a lovely conversation. मुझे लगता है कि जो भी ये देखेगा उसकी बहुत सारी भ्रांतियां टूटने वाली हैं। तो डॉक्टर से तो आपने बताया मेडिकली क्या क्या है, बट आई थिंक जो भी चीजें आपने बात की सोशल लेवल पे, और कैसे वो मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसको भी अफेक्ट करती हैं, तो I think that was a wonderful topic to discuss and I loved it, and I'm looking forward to few more. So thank you so much for joining me, and thank you everybody जो लोग भी हमारे साथ जुड़े। एंड अच्छा, अभी मुझे मैसेजेस आने चालू हो गए, ठीक है, मैं ये सारे आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, बिकॉज आई थिंक हमारा ब्रॉडकास्ट का टाइम लिमिट है, आई थिंक we'll finishing it. So thank you so much. It was lovely talking to you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.